अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू इंक्रीज पेड अप कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कि आप कंपनी का पेड अप कैपिटल किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, आप कंपनी के फर्दर शेयर्स किस तरह से अलॉट कर सकते हैं। अब इस केस में सिनेरियो ये होगा कि आपका ऑथराइज कैपिटल ज़्यादा होगा और आपका पेड अप कैपिटल कम होगा। अब सपोज कर लें आपका जो ऑथराइज कैपिटल है वो है जी 1 मिलियन और आपका पेड अप कैपिटल है 1 लाख। तो आपने जो 1 लाख से लेके 1 मिलियन तक जो गैप है 9 लाख का, आपने वो कवर करना है। तो उस 9 लाख के गैप को कवर करने के लिए आप 9 लाख के फर्दर शेयर्स इशू करेंगे और उससे आप अपना जो पेड अप कैपिटल है उसको बढ़ाएंगे और आपका जो पेड अप कैपिटल है वो 1 लाख से बढ़ के 10 लाख हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शंस दिखा देता हूँ। सेक्शन 70 और सेक्शन 83 डील करता है दी कंपनीज एक्ट 2017 और उसके बाद मैं आपको एसएससीपी के लीव पोर्टल पे ले जाऊंगा कि आपने शेयर्स की अलॉटमेंट किस तरह से करनी है, यानी कि अपना पेड अप कैपिटल कैसे बढ़ाना है। तो सबसे पहले सेक्शन देख लेते हैं कंपनीज एक्ट के। ये जी मेरे पास सेक्शन 70 आ गया, रिटर्न एज टू अलॉटमेंट्स। इसका है जी सेक्शन 1, वेन एवर अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल makes any allotment of its shares, the company shall within 45 days thereafter file with the registrar a return of the allotment stating the number and nominal amount of the shares comprised in the allotment and such particulars as may be specified of each allottee and the amount paid on each share। जब भी आपने कैपिटल इनहेंस करना है, यानी कि आपने अपना पेड अप कैपिटल बढ़ाना है, तो आपने विद इन 45 डेज ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल यानी कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आपने रजिस्ट्रार को एक फॉर्म सबमिट करना है। उसको फॉर्म 3 कहते हैं। उसमें आप बताएंगे कितने शेयर्स इनहेंस किए, उनकी नॉमिनल वैल्यू क्या थी, किस बंदे को शेयर्स गए, सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद सब सेक्शन 1 की क्लॉज बी आ रही है। In the case of shares allotted as paid up in cash, submit along with the return of allotment a report from its auditor to the fact that the amount of consideration has been received in full by the company and shares have been issued to each allottee। इसके अलावा अगर आप शेयर्स इशू करें इन कैश, यानी कि कंपनी पैसे ले रही है और उसके अगेंस्ट शेयर्स इशू कर रही है, तो आपने ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट लेना है जिसमें ऑडिटर सर्टिफाई करेगा कि कंपनी को पैसे मिल चुके हैं। इसके अलावा अगर कंपनी का कोई ऑडिटर नहीं है, अब आपको पता है कि अगर 1 मिलियन तक आपका ऑथराइज कैपिटल है, तो उस केस में कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। Provided that in the case Department of Auditor is not mandated by a company, the report for the purpose shall be obtained from a practicing chartered accountant or a cost and management accountant। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर अपॉइंटमेंट कंपलसरी नहीं है तो किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसके बाद क्लॉज सी आ गई। In the case of shares allotted as paid up otherwise than in cash, submit along with the return of allotment a copy of the document evidencing the transfer of non-cash assets to the company or a copy of the contract for technical and other services, intellectual property or other consideration, along with the copy of the valuation report verified in the specified manner for registration in respect of which that allotment was made। अच्छा, लाज़मी तो नहीं है कि जो आप शेयर्स बाय कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप कैश दे रहे हो। अब ये भी तो हो सकता है कि कंपनी को प्रॉपर्टी चाहिए, तो कंपनी कहती है कि आप ये प्लॉट मुझे दे दें और इसके अगेंस्ट मैं आपको शेयर्स दे देती हूँ। अब इस केस में क्या होगा कि जो कंपनी को आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं शेयर्स के अगेंस्ट, कंपनी उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवाएगी वैल्यूअर से। कुछ इंजीनियरिंग फर्म्स हैं वो वैल्यूएशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। वो फर्म्स बताती हैं कि इस प्रॉपर्टी की मार्केट में वैल्यू क्या है। अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं दी तो आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, तो सर्विसेज की फेयर मार्केट वैल्यू कोई कंपनी डिटर्मिन करके देगी, या कोई टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर दी है उसकी भी फेयर मार्केट वैल्यू कंपनी प्रोवाइड करके देगी जो आपका वैल्यूअर होगा। इसके अलावा अगर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई ट्रेडमार्क कंपनी के नाम करवा दिया, कोई पेटेंट कंपनी के नाम करवा दिया, कोई कॉपीराइट कंपनी के नाम पे ट्रांसफर करवा दिया, तो इस केस में भी वैल्यूएशन होगी। और वैल्यूएशन जो है आपको पता है कि आपका वैल्यूअर करता है। कई आपकी इंजीनियरिंग फर्म्स हैं जो एज ए वैल्यूअर रजिस्टर्ड है विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और आपकी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ। अच्छा, इसके बाद क्लॉज डी आ जाएगी, फाइल विद द रजिस्ट्रार इन केस ऑफ बोनस शेयर्स आर रिटर्न स्टेटिंग द नंबर एंड नॉमिनल अमाउंट ऑफ सच शेयर्स कंप्राइज्ड इन द अलॉटमेंट एंड द पर्टिकुलर ऑफ अलॉटीज टुगेदर विद अ कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द इशू ऑफ सच शेयर्स। अच्छा जी, इसके अलावा आप बोनस शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। जो बोनस शेयर्स हैं ये आपकी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये इशू करती है। तो बोनस शेयर्स का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि आपकी कंपनी के क्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स पड़े होते हैं, कई सालों से आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं,
तो आपकी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शेयर्स इशू कर देती है उन प्रॉफिट्स के अगेंस्ट, अपने प्रॉफिट के रिजर्व्स को कम कर देती है और उसके अगेंस्ट शेयर इशू कर देती है। In the case of issue of shares at a discount, a copy of the resolution passed by the company authorizing such issue, and where the maximum rate of discount exceeds 10%, a copy of the order of the commission permitting the issue at the higher percentage। अब ये भी तो हो सकता है ना कि आपके कंपनी के जो शेयर्स हैं उसकी फेस वैल्यू है जो 10 रुपये है या 100 रुपये है, व्हाट्सएवर जो भी आपने उसकी फेस वैल्यू रखी थी इनकॉर्पोरेशन के वक्त। तो अगर आप 10 रुपये से कम पे शेयर्स इशू कर रहे हैं, आपने एक बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास करनी है और उसकी कॉपी भी आपने लगानी है जब आपने फॉर्म 3 सबमिट करना है। उसके अलावा अगर आप 10% से ज़्यादा डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर रहे हैं तो आपने कमीशन की अप्रूवल भी लेनी है प्रायर टू इंक्रीजिंग ऑफ योर पेड अप कैपिटल, कि पेड अप कैपिटल बढ़ाने से पहले आपने कमीशन की अप्रूवल लेनी है अगर आपका डिस्काउंट 10% से ज़्यादा है। अच्छा जी, आगे वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि अगर आप पार्टली कैश में दे रहे हैं और पार्टली प्रॉपर्टी में दे रहे हैं तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का आपने हिसाब लगा लेना है। तो इसको पढ़ लीजिएगा जी। सबसेक्शन 2 आ गया जी। If the registrar is satisfied that in the circumstances of any particular case, the period of 45 days specified in the subsection 1 for the compliance with the requirements of this section is inadequate, he may extend that period as he thinks fit, and if he does so, the provisions of subsection 1 shall have effect in that particular case, as if for the said period of 45 days, the extended period allowed by the registrar was substituted। अगर आप विद इन 45 डेज ऑफ अलॉटमेंट के अंदर अंदर सबमिट नहीं करते फॉर्म 3, तो जो रजिस्ट्रार है वो इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है। अच्छा जी, सबसेक्शन 3 आ गया। नो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड फॉर द शेयर्स टेकन बाय द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। आगे वो कह रहा है कि जब कंपनी बन रही होती है तो जो आपके सब्सक्राइबर होते हैं, इनिशियल सब्सक्राइबर्स जो हैं जिनका नाम मेमोरेंडम में आ रहा होता है, तो उस केस में आपको ये फॉर्म सबमिट करने की जरूरत नहीं है। Any violation of this section shall be an offence liable to a penalty of level 1 on the standard scale। तो जो आपका कंपनीज एक्ट है इसमें जो पेनल्टीज हैं वो डिफाइंड है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो अगर आप इसकी वायलेशन करेंगे तो आप पे लेवल 1 की पेनल्टी लगेगी। सबसेक्शन 5 आ गया जी। दिस सेक्शन शैल अप्लाई म्यूटेटस म्यूटेंडस टू शेयर्स विच आर अलॉटेड आर इशूड आर डीम्ड टू हैव बीन इशूड टू अ स्केड्यूल बैंक or a financial institution in pursuance of any obligation of a company to issue shares to such scheduled bank or financial institution। अच्छा जी, scheduled बैंक या financial institution पे भी यही रूल्स अप्लाई होंगे, यही सेक्शन अप्लाई होगा अगर किसी कंपनी ने किसी बैंक को जो है शेयर्स इशू करने। Provided that where default is made by a company in filing a return of allotment in respect of the shares referred to in this subsection, the scheduled bank or the financial institution to whom shares have been allotted or issued or deemed to have been issued may file a return of allotment in respect of such shares with the registrar together with such documents as may be specified by the commission in this behalf, and such return of allotment shall be deemed to have been filed by the company itself, and the scheduled bank, the financial institution, shall be entitled to recover from the company the amount of any fee properly paid by it to the registrar in respect of the return। अब ये भी हो सकता है कि एक कंपनी ने एक बैंक से लोन लिया और उसमें बैंक ने टर्म्स क्या रखी कि अगर आप डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आपने हमें शेयर्स इशू करने हैं। अब सपोज करें कि कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई तो जो बैंक है, बैंक को शेयर्स इशू होंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अगर कंपनी जो है ये फॉर्म सबमिट नहीं करती अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वाला, यानी कि जो फॉर्म 3 है कंपनी वो सबमिट नहीं करती, तो जो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो खुद भी कंपनी के बिहाफ पे फॉर्म 3 जो है सबमिट कर सकता है। और इसके अलावा जो फीस पे की होगी उसने, जो फॉर्म 3 को सबमिट करने की फ़ी पे की होगी बैंक ने, बैंक वो फ़ी जो है वो कंपनी से रिकवर कर सकता है। तो जी ये था हमारा सेक्शन 70 अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जिसमें बेसिकली वो बता रहा है कि आपने विद इन 45 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आपने फॉर्म सबमिट करना है। अगर कैश के अगेंस्ट आप शेयर्स इशू कर रहे हैं तो आपने ऑडिटर का सर्टिफिकेट अटैच करना है। इसके अलावा अगर अदर देन कैश आप शेयर्स अलॉट कर रहे हैं तो आपने जो वैल्यूअर है उसकी रिपोर्ट्स आपने लगानी है। तो जी ये मेन पॉइंट्स थे इस सेक्शन में। इसके अलावा एक और सेक्शन इसको डील करेगा, वो है जी सेक्शन 83। तो मैं आपको सेक्शन 83 भी दिखा देता हूँ। ये जी मेरे पास सेक्शन 83 आ गया। फर्दर इशू ऑफ कैपिटल, where the directors decide to increase share capital of the company by issue of further shares, such shares shall be offered to persons who
at the date of the offer are members of the company in proportion to the existing shares held by such members through sending a letter of offer subject to the following conditions namely। अच्छा जी, इस सेक्शन में वो बता रहा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्होंने फर्दर शेयर्स इशू करने हैं तो सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं तो उनको उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से शेयर्स एलोकेशन की इनविटेशन भेजी जाएगी, यानी कि उनको ऑफर लेटर्स भेजे जाएंगे कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने डिसीजन लिया कि हमने अपना पेड अप कैपिटल बढ़ाना है, तो आप अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से जो हमने फर्दर शेयर्स इशू करने हैं उसको एक्सेप्ट कर लें। द शेयर्स सो ऑफर्ड शैल बी स्ट्रिक्टली इन प्रोपोर्शन टू द शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड इन रिस्पेक्टिव काइंड एंड क्लासेस। अब सपोज कर लें कि एक बंदे के पास 500 शेयर्स हैं, दूसरे शेयर होल्डर के पास भी 500 शेयर्स हैं, अब कंपनी 1000 फर्दर शेयर्स जो है वो इशू कर रही है, तो जिसके पास 500 शेयर्स उसके प्रपोर्शन के हिसाब से उसको फर्दर जो इशुएंस है उसका लेटर मिलेगा। अब एक बंदा 50% शेयर ऑन कर रहा है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये तो नहीं ना कर सकते कि उस बंदे को 70% का ऑफर लेटर भेज दें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस बंदे के पास 500 शेयर्स हैं, दूसरे बंदे के पास भी 500 शेयर्स हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये नहीं कर सकते कि एक बंदे को 700 का ऑफर लेटर भेज दें और दूसरे बंदे को 300 का ऑफर लेटर भेज दें, तो आपने प्रोपोर्शनेट के हिसाब से ऑफर लेटर भेजना है। The letter of offer shall state the number of shares offered and limiting a time not being less than 15 days and not exceeding 30 days from the date of the offer, within which the offer if not accepted shall be deemed to have been declined। तो ऑफर लेटर्स में आपने लिखना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और उसके बाद आपने टाइम बताना है जो 15 दिन से कम नहीं होगा और 30 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, और उसमें आप बताएंगे जो भी टाइम आप लिमिट करेंगे, 15 दिन करते हैं, 20 दिन करते हैं, 25 दिन करते हैं, 30 दिन करते हैं, 30 दिन से ज़्यादा आप नहीं एक्सीड कर सकते। अब सपोज कर लें कि हमने डिसाइड कर लिया 15 दिन, तो आप उसमें बताएंगे कि आप 15 दिन के अंदर अंदर ये शेयर्स एक्सेप्ट नहीं करते तो ये ऑफर जो है ये रिसिंड हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी। In the case of a listed company, any member not interested to subscribe may exercise the right to renounce the shares offered to him in favor of any other person before the date of expiry stated in the letter of offer। लिस्टेड एंटिटी के केस में ये है कि अगर लिस्टेड कंपनी किसी बंदे को, किसी शेयर होल्डर्स को ऑफर लेटर भेजती है तो वो ऑफर लेटर वो बंदा किसी और बंदे के नाम पे भी ट्रांसफर कर सकता है, ये सिर्फ लिस्टेड एंटिटी के केस में है। If the whole or any part of the shares offered under this section is declined or is not subscribed, the directors may allot such shares in such manner as they may deem fit within a period of 30 days from the close of the offer as provided under sub-clause 2 above or within such extended time not exceeding 30 days with the approval of the commission। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि अगर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनमें से अगर कोई एक या दोनों कुछ प्रपोर्शन या सारे शेयर्स एक्सेप्ट नहीं करते तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं विद इन 30 डेज ऑफ सच रिफ्यूज़ल वो किसी आउटसाइडर को भी वो शेयर्स जो हैं वो ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 30 दिन का टाइम गुजर जाता है तो कमीशन से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी फॉर एक्सटेंडेड टाइम। नीचे चलता हूँ जी। In case of a public company and subject to approval of the commission to any person on the basis of a special resolution either for cash or for consideration other than cash। पब्लिक कंपनी जो है, जो आपकी लिस्टेड है, वो थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन किसी भी बंदे को शेयर इशू कर सकती है फॉर कैश और अदर देन कैश, प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ एनी नॉन कैश एसेट नेट वर्थ ऑफ अंडरटेकिंग सर्विस बेनिफिट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शैल बी डिटरमिन्ड बाय अ वैल्यूअर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नॉन कैश आइटम की जो वैल्यू है या जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो वैल्यूअर डिटरमिन करेगा। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी सब्जेक्ट टू इट्स आर्टिकल एंड स्पेशल रेजोल्यूशन to any person either for cash or for consideration other than cash on such conditions and requirements as may be notified। प्राइवेट कंपनी भी थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन किसी भी बंदे को शेयर्स इशू कर सकती है जी। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको ऑफर लेटर्स वगैरह नहीं भेजने पड़ेंगे। अच्छा जी, उसके बाद सबसेक्शन 2 आ गया। The letter of offer referred to in sub clause 2 of clause A of subsection 1 shall be duly signed by at least 2 directors and dispatched through registered post or courier or through electronic mode to all the existing members, ensuring that it reaches the members before the commencement of period for the acceptance of offer। आगे वो बता रहा है कि जो आपने लेटर डिस्पैच करना है ऑफर लेटर, वो थ्रू कोरियर भेजें, ऑनलाइन मोड भेजें। इसके अलावा वो साइंड होना चाहिए जी डायरेक्टर्स से, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर जो हैं उसको साइन करेंगे। द लेटर ऑफ ऑफर
referred to in subsection 2 shall be accompanied by a circular duly signed by all directors or an officer of the company authorized by them in this behalf on such form as may be specified, containing material information about the affairs of the company, latest statement of the accounts and the necessity for issuance of further capital. अब ये जो आपका सबसेक्शन 3 है ना, इसको पढ़ने के लिए हमने ये सारा सेक्शन जो है पढ़ छोड़ा है। अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि आपने एक सर्कुलर भी अटैच करना है जिसको सारे डायरेक्टर साइन करेंगे। यहाँ कोई ऑथराइज ऑफिसर साइन करेगा जिसको कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो ऑथराइज करेंगे। इस सर्कुलर में आप बताएंगे कंपनी के अफेयर्स, कंपनी के लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगाएंगे और किस वजह से आप जो है कैपिटल को इनहेंस करना चाह रहे हैं, ये सारी रीजंस एक्सप्लेन करेंगे। मैं सर्कुलर का आपको फॉर्मेट भी दिखा दूंगा। इसको कहते हैं जी फॉर्म 12। फॉर्म 12 में सारी डिटेल्स आ रही होती है कंपनी के अफेयर्स के बारे में। आगे चलता हूँ। Provided that a copy of such circular shall also be filed with the registrar simultaneously at the time it is dispatched to the shareholders। आगे वो बता रहा है कि ये जो सर्कुलर है ये आपने रजिस्ट्रार को भी फाइल कर देना है जैसे ही आप अपनी ऑफर लेटर जो है मेंबर्स को भेजेंगे। सबसेक्शन 4 आ गया। Notwithstanding anything contained in this section where any loan or finances have been obtained from any government by a public sector company and if that government considers it necessary in the public interest so to do, it may by order direct that such loan or finances or any part thereof shall be converted into shares in that company on such terms and conditions as may appear to the government to be just and reasonable in the circumstances of the case, even if the terms of such loan or finances do not include the option for such conversion। अच्छा जी, अगर किसी गवर्नमेंट ने अपनी ही गवर्नमेंट कंपनी को कोई लोन दे दिया है तो गवर्नमेंट जो है उस लोन को शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकती है, इवन दो जो उनका लोन एग्रीमेंट है उसमें इसका जिक्र हो या ना हो। सबसेक्शन 5 आ गया जी। इन डिटर्मिनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कन्वर्जन अंडर सबसेक्शन 4 द गवर्नमेंट शैल हैव ड्यू रिगार्ड टू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनी, द टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर प्रॉफिट पेबल देयरऑन एंड सच अदर मैटर्स एट इट में कंसिडर नेसेसरी। आगे वो कह रहा है कि शेयर्स में कन्वर्जन के लिए वो इंटरेस्ट रेट देख सकती है गवर्नमेंट, उस कंपनी का प्रॉफिट दे सकती है एंड सो ऑन। अच्छा जी, सबसेक्शन 6 आ गया। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट or any other law for the time being in force or the memorandum and articles where the authorized capital of the company is fully subscribed or the unsubscribed capital is insufficient, the same shall be deemed to have been increased to the extent necessary for issuance of shares to the government, scheduled bank or financial institution in pursuance of any obligation of the company to issue shares to such scheduled bank or financial institution। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि सपोज कर लें कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 1 मिलियन है, पेड अप कैपिटल 7 लाख है, लेकिन जो शेयर्स उसने गवर्नमेंट को या बैंक को इशू करने हैं वो 5 लाख है। अब मैक्सिमम कैप क्या है जी? ऑथराइज और पेड अप का जो फ़र्क है वो कंपनी ख़त्म कर सकती है, यानी कि 3 लाख। लेकिन बैंक, इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अदर देन बैंक्स जो हैं या जो आपकी गवर्नमेंट है, इस केस में अगर आपका ऑथराइज कैपिटल कम है तो फिर भी आप जितना आपने कन्वर्ट करना है लोन को उस हिसाब तक आप पेड अप कैपिटल इशू कर सकते हैं, यानी कि आप 12 लाख तक भी उसको पहुंचा सकते हैं, इवन दो आपका ऑथराइज कैपिटल 1 मिलियन है, यानी कि 10 लाख है। सबसेक्शन 7 आ गया जी। इन केस शेयर्स आर अलॉटेड इन टर्म्स ऑफ सबसेक्शन 6 द कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल द नोटिस ऑफ इंक्रीज इन शेयर कैपिटल अलॉन्ग विद द फी प्रिस्क्राइब्ड फॉर सच इंक्रीज विद द रजिस्ट्रार विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट। आगे वो बता रहा है कि अगर जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है शेयर्स के एनहेंसमेंट के बारे में, अगर शेयर्स इशू हो रहे हैं गवर्नमेंट को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को तो कंपनी ने नोटिस देना है रजिस्ट्रार को। प्रोवाइडेड दैट व्हेन डिफॉल्ट इज मेड बाय अ कंपनी इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइलिंग अ नोटिस ऑफ इंक्रीज इन द ऑथराइज्ड कैपिटल अंडर दिस एक्ट as well as the fee to be deposited on the authorized capital as deemed to have been increased, the government, scheduled bank or the financial institution to whom shares have been issued may file notice of such increase with the registrar and such notice shall be deemed to have been filed by the company itself, and the government, scheduled bank or financial institution shall be entitled to recover from the company the amount of any fee paid by it to the registrar in respect of such increase। इसके अलावा अगर कंपनी जो है ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाने की फ़ी पे नहीं करती, अब देखें ना, आपका ऑथराइज कैपिटल 1 मिलियन था, पेड अप आपका 7 लाख था, लेकिन आपने तो लेके जाना इसको 12 लाख तक,
तो कंपनी जो है वो ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाने की फ़ीस भी पे करेगी। जो 2 लाख है वो भी कंपनी पे करेगी। अगर कंपनी पे नहीं करती तो बैंक है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या जो गवर्नमेंट है वो खुद भी एससीसीपी में फॉर्म फाइल कर सकती है। और उसके बाद जो बैंक है या गवर्नमेंट है वो कंपनी से भी उसके पैसे रिकवर करवा सकती है जी। Any violation of this section shall be an offence liable to a penalty of level 2 on the standard scale. सेक्शन 83 की जो नॉन कंप्लाइंस करेगा उस पर पेनल्टी लगेगी जी लेवल 2 की। तो जी सेक्शन 83 में वो बता रहा है कि आपने जो लेटर डिस्पैच करना है उसमें आपने टाइम बताना है कि 15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन इसके अंदर अंदर आप एक्सेप्ट करें या जो ऑफ़र है वो रिवोक हो जाएगी। इसके अलावा जो आपके ऑफ़र लेटर्स हैं वो कंपनी के एटलीस्ट 2 डायरेक्टर से साइन होने चाहिए। तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है कि आपने सर्कुलर इशू करना है। सर्कुलर में आपने कंपनी के बारे में बताना है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताना है और इसके बाद आपने बताना है कि क्यों आपको लोन चाहिए और उसके बाद आपने बताना है कि क्यों आप जो है पेड अप कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, क्या नेसेसिटी आ गई है, नया प्लांट लगाना है, नई प्लांट एंड मशीनरी बाय करनी है, फैक्ट्री की एक्सपेंशन करनी है, नई बिल्डिंग बनानी है, कोई लैंड खरीदनी है, व्हाट्सएवर। ये था जी इसका क्रक्स। अब इसके बाद मैं आपको फॉर्म 3 दिखा देता हूँ एंड देन मैं आपको सर्कुलर दिखा देता हूँ फॉर्म 12। फॉर्म 3 आपका ऑनलाइन भी फाइल हो सकता है और ऑफलाइन भी जा सकता है। एज इट इज़ जो आपका सर्कुलर है वो ऑनलाइन भी फाइल हो सकता है और ऑफलाइन भी जा सकता है। मैं इसको ऑनलाइन ही फाइल करूँगा लेकिन आपको फॉर्म मैं ऑफलाइन भी दिखा देता हूँ जी। अच्छा जी, ये मेरे पास फॉर्म 3 आ गया। द कंपनीज एक्ट 2017, द कंपनीज रेगुलेशन 2024, सेक्शन 70 है जी, 465 सबसेक्शन 4 एंड रेगुलेशन 39, 41 एंड 30। हमसे जो पर्टेन करता है वो जी सेक्शन 70। ये 465 आपका ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के वाले से आ जाएगा। फिर रेगुलेशंस 39 है और बाकी रेगुलेशंस आपकी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड सो ऑन इस तरह की चीज़ों को डील करती हैं। आपका जो फॉर्म 3 है ये फर्दर इशुएंस के बारे में भी है और इसके अलावा शेयर ट्रांसफ़र के बारे में भी है। तो दोनों चीज़ें एससीसीपी ने मर्ज कर दी हैं एक ही फॉर्म में। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड चेंज ऑफ मोर देन 25% इन द शेयर होल्डिंग आर मेंबरशिप आर वोटिंग राइट्स। यही फॉर्म आपका फर्दर इशुएंस का है और यही फॉर्म आपका शेयर होल्डिंग में चेंज के बारे में भी है, यानी कि शेयर ट्रांसफ़र के बारे में भी है। पार्ट 1 आ गया जी आपका क्वीन, जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आ जाएगा। नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नेम आ जाएगा। फ़ी पेमेंट डिटेल्स, इसको आप छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं। नीचे चलता हूँ। पार्ट 2 एप्लीकेबल इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो आपने देख लेना है कि कौन सा पार्ट आपसे पर्टेन कर रहा है। पार्ट 1 हमसे पर्टेन कर रहा था, ये हर केस में पर्टेन करेगा, इवन तो आप शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं या आप फर्दर शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो जी पार्ट 2 है हमारा एप्लीकेबल इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो इस पार्ट 2 को हमने फिल करना है। नीचे चलता हूँ। शेयर कैपिटल। अच्छा जी, ऑथराइज कैपिटल वो कह रहा है जी आपका ऑथराइज कैपिटल कितना है। कॉलम में आ रहा है नंबर ऑफ शेयर्स और सेकंड वाले में आ रहा है अमाउंट। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे केस में है जी 1 लाख 1 लाख शेयर्स हैं और 1 मिलियन जो है वो अमाउंट में हमारा ऑथराइज कैपिटल है। पेड अप कैपिटल हमारा कितना है जी, इंक्लूसिव ऑफ प्रेजेंट अलॉटमेंट। वो कह रहा है जी पिछला पेड अप कैपिटल प्लस जो अभी आपने शेयर्स इशू करके अपना पेड अप कैपिटल बढ़ाया है वो इंक्लूड करके बताएं। तो वो इंक्लूड करके हम कह देते हैं जी वो भी हमारा 1 लाख शेयर्स हैं और 1 मिलियन है जी उसकी अमाउंट। अब इसमें मैं क्या बता रहा हूं, मैं इसमें ये बता रहा हूं कि पहले हमारे 90,000 शेयर्स इशू थे, यानी कि 9 लाख तक 1 लाख का गैप था। अभी हमने 10,000 शेयर्स फर्दर इशू किए हैं यानी कि 1 लाख रुपए के, तो हमारा ऑथराइज कैपिटल और हमारा पेड अप कैपिटल बराबर हो गया। काइंड ऑफ शेयर्स ये आपकी ऑर्डिनरी आएगी हमेशा। क्लास ऑफ शेयर्स, इसमें क्लास ए आ रही है, क्लास बी, प्रेफर्ड, पार्टिसिपेटरी, रिडीमेबल एट कंपनीज ऑप्शन, एट शेयर होल्डर्स ऑप्शन, प्रेफर्ड नॉन पार्टिसिपेटरी, नॉन रिडीमेबल, preferred non-participatory redeemable at company's option, preferred non-participatory redeemable at shareholders option, any other class। अच्छा जी, क्लासेस का और पार्टिसिपेटरी और नॉन पार्टिसिपेटरी का कंसर्न ही होता है कि इनको
डिविडेंड के केस में फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये आपने बात याद रखनी है। इसके अलावा कंपनी की डेजोलेशन के केस में भी जो आपके पार्टिसिपेटरी रिडीमेबल हैं, इनका फर्स्ट राइट होता है कि अगर कंपनी डिसॉल्व हो गई है तो सबसे पहले इनके पैसे जाएंगे, उसके बाद बाकी शेयर होल्डर्स के पैसे जाएंगे। तो क्लास ऑफ शेयर्स में अगर आप किसी को भी ना टिक करें तो ठीक है, या खाली क्लास ए को भी टिक कर देंगे तो वो भी ठीक है। नीचे चलता हूँ। डेट ऑफ अलॉटमेंट, किस डेट को आप जो है फर्दर शेयर्स इशू कर रहे हैं वो डेट आ जाएगी जी। हमारे केस में 16/2/2025 है। इफ शेयर्स वर अलॉटेड ऑन डिफरेंट डेट्स देन डेट ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट शैल बी मेंशन। अच्छा जी, अब इस केस में क्या होगा, सपोज करें कि एक कंपनी है, उसने 2 शेयर होल्डर्स को ऑफर लेटर्स भेजे, उसमें से एक शेयर होल्डर ने एक्सेप्ट कर लिए, दूसरे ने रिजेक्ट कर दिए। तो आपको पता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो रिजेक्शन के 30 दिन के अंदर अंदर किसी और को भी वो शेयर जो हैं वो ऑफर कर सकते हैं। तो इसमें वो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट डेट ऑफ अलॉटमेंट है, जिस डेट को पहले शेयर होल्डर ने शेयर्स एक्सेप्ट किए थे, वो आपने मेंशन करनी है। क्योंकि 2 डेट्स में शेयर अलॉट हो रहे होंगे ना, एक जब पहले शेयर होल्डर ने एक्सेप्ट किया, दूसरा जो आउटसाइडर है वो हो सकता है हफ्ते बाद एक्सेप्ट करे, तो आपने पहली डेट मेंशन करनी है।